नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा दीर्घ आयु प्रार्थना समारोह में शामिल हुए। परम पावन दलाई लामा ने कैंटरबरी के नव नियुक्त आर्च बिशप को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा ने धर्मशाला में प्रवचन दिया। सिक्योंग पेम्बा सिरिंग ने तिब्बती अध्ययन पर 7वें युवा भारतीय विद्वान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। सिक्योंग ने तिब्बत में चीन के दमन को उजागर करने के लिए कनाडाई संसदों और नागरिक समाज के साथ बैठक की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2026 में तिब्बत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने वियतनामी हिरासत में तिब्बती लामा की मृत्यु पर चिंता जताई। कैनबेरा और ब्रसेल्स स्थित तिब्बती कार्यालयों की प्रतिनिधि ताइवान के 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। चीन द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 76वीं स्थापना वर्षगांठ मनाने पर तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। 8 अक्टूबर को परम पावन दलाई लामा ने ऑस्ट्रेलियाई तिब्बती राष्ट्र संघ, तिब्बती समुदाय यूरोप और तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा उनके लिए की गई आजीवन प्रार्थना में भाग लिया। परम पावन दलाई लामा के लिए आजीवन प्रार्थना करने आए यूरोप के तिब्बतीय समुदाय ने निर्वाचित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खिम्फो सोनम तेम्फिल और उपाध्यक्ष डोमत सिरिंग तेखांग से भी मुलाकात की। 4 अक्टूबर को परम पावन दलाई लामा ने सैरा मुले को कैंटरबरी का आर्च बिशप नियुक्त किए जाने पर बधाई पत्र लिखा। परम पावन ने उन्हें एंजेलिकन चर्च की पहली महिला नेता बनने पर बधाई दी और कहा कि उनकी नियुक्त नेतृत्व में वह और अधिक महिला के लिए आशा की किरण है। 4 अक्टूबर को ताइवान के बौद्धों के अनुरोध पर परम पावन दलाई लामा ने धर्मशाला के मुख्य मंदिर में अनुमान 5,800 श्रद्धालु को तुषिता हेवन के 100 देवताओं, बौद्ध चित्त की उपाधित्य तथा बौद्ध सत्व प्रतिज्ञाओं पर शिक्षा दी। परम पावन ने सभा को संबोधित करते हुए बौद्ध धर्म के उत्कर्ष तथा दर्शन में मतभेदों के बावजूद सभी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर बात की। 8 अक्टूबर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा सिरिंग ने धर्मशाला स्थित प्रशासनिक तिब्बती कल्याण समिति में तिब्बती अध्ययन पर 7वें युवा भारतीय विद्वान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत भर से 6 लेखकों सहित 30 से अधिक विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया। सिक्योंग ने सभा में अपने संबोधन में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के लिए मूल्य प्राप्त करने हेतु तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्रता स्थिति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह चीन के सभी कार्यों के पीछे उसके इरादे को समझे। When we speak about middle way, the Tibetan community is also quite conservative, thinking that when we speak about middle way, we cannot speak about the independent status of Tibet. So, which I thought is quite narrow-minded in our approach. So, we decided to focus on seeking recognition for the historical status of Tibet to gain value for the middle way.
Otherwise, there's no value for the middle way. China is not responding to that. And what is important for China is sovereignty. Its sovereignty over, and its sovereignty claim over Tibet. So one message that we wanted to give is to the Chinese government that they cannot distort Tibetan history, whether it's in a person's life or whether it's in a nation's life. History is history. It's past. You just because of the whims and fancies of some political leaders, you cannot change history. So that message has to be sent clear to the Chinese authorities that Tibet has always been an independent state. We need more people who can really do research and show the truth to the world. And not only having do your research work, but have that gut in you to stand for what you have written, what you have found out. That's more important. 25 से 7 अक्टूबर तक केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने तिब्बती मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने हेतु कनाडा के ओटावा में संसदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, पत्रकारों और विद्वानों के साथ बैठक की। इस यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें सिक्योंग ने तिब्बत में चीन की औपनिवेशिक शैली को बोर्डिंग स्कूल प्रणाली के बारे में गंभीर चिंताएं जताई और इसी चीनीकरण का एक सोचा समझा प्रयास बताया। Education is being impacted in Tibet, and if this goes on, the colonial-style boarding schools in Tibet goes on for another 2-3 decades, it's going to be very, very detrimental and consequential for the Tibetans because one whole generation of Tibetans would be turned into Chinese, and that is a very, very frightening consequence that we are looking at. सिक्योंग ने भविष्य की संसदीय रणनीतियों और तिब्बत के समर्थन में सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने की तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर प्रस्ताव भी शामिल था। 2025 से 26 सिक्योंग और 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के लिए प्रारंभिक चुनाव 1 फरवरी 2026 और अंतिम चुनाव 26 अप्रैल 2026 को होंगे। इस सप्ताह मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 2025 से 26 के लिए सिक्योंग और 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों के कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त लोब्सांग यिशी और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योंग के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता और दिशा निर्देशों की भी घोषणा की गई। 2025 से 26 के तिब्बती चुनाव का आधिकारिक नारा होगा आई एम तिब्बत, आई वोट फॉर तिब्बत, जो तिब्बती लोगों की एकता और ताकत का प्रतीक होगा। मतदाता पंजीकरण 8 अक्टूबर से शुरू होगा और 8 नवंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने वियतनामी हिरासत में तिब्बती लामा की मृत्यु पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों की एक समूह ने प्रमुख तिब्बती आध्यात्मिक नेता टुकुहुंकुर दोरजे रिम्पोछे की गिरफ्तारी, जबरन लापता होने और बाद में हिरासत में हुए मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त की। 2 अलग-अलग संचारों में मनमाने ढंग से हिरासत पर UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस, स्पेशल रिपोर्टर ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल समरी और आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशंस और स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज ने मामले में तत्काल स्पष्टीकरण और स्वतंत्रता जांच की मांग की और चीन और वियतनाम दोनों की नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR के तहत उनके दायित्व की याद दिलाया। सूत्रों का कहना है कि टुकुहुंकुर दोरजे रिम्पोछे, जिन्हें गोलोक रिम्पोछे के नाम से भी जाना जाता है, उनको अगस्त 2024 में चीनी अधिकारियों ने शिंघाई में अस्पष्ट कारणों से हिरासत में लिया था। कथित तौर पर यह कारण चीन द्वारा नियुक्त पंछेन लामा के लिए गर्मजोशी से स्वागत आयोजित करने से इनकार करने और परम पावन दलाई लामा के प्रति अपनी आध्यात्मिक निष्ठा बनाए रखने से संबोधित है। माना जाता है कि वह सितंबर 2024 में वियतनाम चले गए। 25 मार्च 2025 को रिम्पोछे को कथित तौर पर हो ची मिन सिटी में वियतनामी पुलिस ने चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया था। 29 मार्च को वियतनामी अधिकारियों ने घोषणा की कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, हालांकि हृदय रोग का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था।
कथित तौर पर उनके परिवार की सहमति के बिना 20 अप्रैल 2025 को साक्या वियतनाम मंदिर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में उनकी अस्थियां तिब्बत स्थित उनके मठ में वापस भेज दी गई। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि घटनाओं का कर्म मनमाने ढंग से जीवन में वंचित करने, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के उल्लंघन और जबरन गायब करने के निषेध के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। कैनबेरा स्थित तिब्बत सूचना कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे और ब्रसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिन गेंगखांग ने क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के 114वें वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रतिनिधि रिंगजिन गेंगखांग और कर्मा सिंघे ने तिब्बत सूचना कार्यालय और अन्य राजनयिक मिशनों के बीच संबंधों को मजबूत करने और गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए कई उपस्थित मेहमानों के साथ बातचीत की। 1 अक्टूबर को जब चीन जनवादी गणराज्य अपनी 76वीं स्थापना वर्षगांठ मना रहे थे, तो कैनबेरा स्थित तिब्बत सूचना कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी दावा सांगमो ने तिब्बतियों, युगुरों, हांगकांग वासियों और चीनी लोकतंत्र समर्थकों के साथ एक रैली में भाग लिया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दशकों से किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसी तरह ऑस्ट्रिया में तिब्बती समुदाय द्वारा आयोजित एक रैली में लगभग 50 तिब्बतियों और ऑस्ट्रिया में चीनी दूतावास कार्यालय के सामने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। करुणा वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में मैसाचुसेट्स क्षेत्रीय तिब्बती संघ ने नॉर्थहैम्पटन मैसाचुसेट्स स्थित एकेडमी ऑफ म्यूजिक थिएटर में मिशन जॉय फाइंडिंग हैप्पीनेस इन ट्रबल टाइम्स की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। यूरोप छुशी खंडो एसोसिएशन ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के साथ साथ अपनी 46वीं स्थापना वर्षगांठ भी मनाई। फ्रांस की खुदन समिति और पेरिस तिब्बत कार्यालय ने परम पावन दलाई लामा की ज्ञान की विरासत पर प्रकाश डालने के लिए एक यात्रा प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारत में धर्मशाला की तिब्बती सेटलमेंट कार्यालय ने परम पावन के उपदेशों के लिए आने वाले कई ताइवानी समूहों के सहयोग से क्लीन अप धर्मशाला कार्यक्रम के तहत भक्सु नदी के पास एक व्यापक सफाई अभियान का आयोजन किया। क्युम्फे लिंग खुदन समिति ने सिक्किम में थुप्तेन धार्गिलिंग मठ और सातों में खम खतो तिब्बतन सेटलमेंट के भिक्षुओं के साथ मिलकर प्रार्थना सत्र आयोजित किए, पूजनीय स्थलों पर प्रसाद चढ़ाया और अपने अपने स्थानों पर पक्षियों को छोड़ा। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।